नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथाकार से मिलवाने जा रहा हूं जिनके उपन्यास ने धूम मचा रखी है। लेखिका का नाम है वंदना राग और उनका उपन्यास है बिसात पर जुगनू। करीब 160 वर्षों का इसमें लेखा जोखा मिलता है और ये भारत से चीन तक फैला हुआ उपन्यास है। इसमें इस कथानक जो उपन्यास का है उसमें उस कालखंड और उस भूमिखंड की कहानी बहुत ही दिलचस्प ढंग से बयान की गई है। इसे लिखने का अंदाज ऐसा है मानो आप कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि इतिहास पढ़ रहे हो। इसमें 1857 की क्रांति भी है और अंग्रेजी हुकूमत का दमन चक्र भी। भारत से चीन तक फैला अफीम का कारोबार भी है और पटना कलम चित्र शैली के बारीक विवरण भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस उपन्यास की जो मुझे लगी वो ये है कि इसके पात्र और उनके आपस के संबंध, चाहे वो दलित परगासो दुसाधन और सुमेर सिंह हों, खदीजा बेगम और शंकर लाल हों, विलियम और रुकनुद्दीन हों, या फिर यूयान और फतेह अली खान के रिश्ते हों। अपारंपरिक और अपरिभाषित संबंध, मगर कहीं ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत। यही किरदार उपन्यास के जुगनू भी हैं। साम्राज्यवादी बिसात पर जगमगाते हुए जुगनू। उपन्यास के लिखने की शैली भी अनूठी है। ये एक रेखी नहीं है, यानी एक के बाद एक घटना इसमें नहीं घटती है। जो कथानक है वो अतीत और वर्तमान में आवाजाही करता रहता है। उपन्यास में ऐतिहासिक सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया जिससे इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है। और सबसे बड़ी खूबी इस उपन्यास की ये है कि इसमें कई सारी उपकथाएं हैं और वो आपस में जुड़ती चली जाती हैं। और इसके लिए ये कमाल जो दिखाया है वंदना रागनी जी ने, उसके लिए वो साधुवाद की हकदार भी हैं। बहरहाल, अब इस भूमिका को मैं विराम देता हूँ और सीधे वंदना जी से इस उपन्यास पर बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। वंदना जी, आपका स्वागत है सत्य हिंदी में। और धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई एक बहुत ही शानदार उपन्यास लिखने का, जिसने भी जो भी पढ़ेगा उसे भरपूर आनंद आएगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से बताएं कि ये उपन्यास क्या है और क्या सोचकर आपने उपन्यास लिखा, कैसे इसका ख्याल आया आपके मन देखिए, उपन्यास का बीज तो मुझे लगता है पिछले 7 साल पहले कभी मेरे मन में उपजा था। दरअसल क्या हुआ था कि एक खबर पड़ी थी बामियान के बुद्ध के डिस्ट्रक्शन की। एक्सप्लोसिव से उड़ा दिए गए थे और कहीं मतलब उस समय चंद कहानियां ही लिखी थी। मतलब ये और भी पहले की बात है, 2003 वीन रहा होगा या नहीं, उसके भी पहले की घटना जब भी थी ये। तो हाँ, उस बात ने अंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कहीं न कहीं वो बात हॉन्ट करती रही और उसी से जुड़ी हुई अखबार में एक खबर पढ़ी थी, एक चीनी लड़की की अ, अफ़गानिस्तान जाने की यात्रा की। तो दोनों बातें अलग थीं और उसमें था कि चीनी लड़की कैसे भारत में आकर लॉस्ट हो गई थी। मतलब उस किसी गलतफ़हमी का शिकार हो गई थी। अब पता नहीं कैसे, लेकिन ये 2 कहा वो चीनी लड़की भी मुझे हॉन्ट करती रही। और चूँकि में। मैंने अपना एमफ़िल चाइनीज़ एंड जापानीज़ स्टडीज़ में किया था, तो एक बैकग्राउंड भी था मेरे पास और मैं हमेशा सोचा करती थी, उसको प्लेस करने की कोशिश करती थी कि ये चीनी लड़की अफ़गानिस्तान क्यों जा रही थी? और इस दौर में जब बहुत हंगामा था, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो वो मतलब बातें फिर से ऐसा लगने लगता है उपन्यास तो लिखा मैंने किसी और समय का, लेकिन आज फिर वही चीज़ें कालक्रम, घटनाक्रम अपने आप को दोहरा रहा है। और मैंने सोचा कि चीनी लड़की का वहाँ प्लेसमेंट कैसे हो सकता है और वो क्यों जाना चाह रही थी, किस मकसद से जाना चाह रही थी। तो बातें बहुत दिनों तक हॉन्ट करती रहीं। और चूँकि मैंने अपने एमफ़िल में बहुत सारा साहित्य भी पढ़ा था चीन और जापान को लेकर, तो मन में एक बैकग्राउंड कहिए कि बहुत था कि कभी लिखूँगी तो चीन ज़रूर मेरे उसमें आएगा। और चीज़ें धीरे-धीरे इसी तरह जुड़ती चली गईं। धीरे-धीरे ये होता चला गया कि जो हमारा आज का समय है, वो भी इतना लिखने पढ़ने वालों के लिए विपरीत बनता चला गया कि उसमें लगा कि एक कहानी कहनी ऐसी ज़रूर है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज़ एंड बॉर्डर्स हो।
और मन में यही, और ये बहुत एम्बिशियस ख्याल था, आप तो जानते ही हैं। तो बहुत बिल्कुल। सारे लोगों ने कहा मुझे कि तुम इतना वक्त लगा रही हो, इतना वक्त लगा रही हो, एक छोटा सा उपन्यास पहले लिख दो, फिर क्या सोचे जा रही हो। और मैं किसी को साहस करके कह भी नहीं पाती थी कि मैं एक इतना मेगा नैरेटिव की बात सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था लोग कहेंगे अरे ज़्यादा ही एम्बिशियस हो रही है और ये है वो है। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें आने लगी, मतलब बहुत सारी बातें आने लगी। जो फतेह अली खान का चरित्र है कि वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को लेके एक बार बचपन में अपने उस्ताद से पूछते हैं कि मैं कहाँ का हूँ। तो ये सवाल मुझे लगता है अगले 50 साल तक रेलिवेंट हम सबके लिए बना रहेगा कि हम कहाँ के हैं। ये आइडेंटिटी का सवाल बहुत सारे, जैसे हम जानते हैं सीरिया से, यमन से, अफगानिस्तान से आज बहुत सारे लोग विस्थापित होके किसी और देश में बस रहे हैं और वही उनका देश हो जाएगा। तो कहीं भी ये जो एक प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमारी नस्लें प्योर हैं, हम प्योर हैं, इस बात को हमेशा ये मुझे बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ पढ़ती थी, इतिहास पढ़ती थी, चाहे साइंस आप पढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह धाराशायी प्रतीत होता है। हमेशा जी। जब भी आप लॉजिकली चीजों को देखेंगे तो ये धारा, तो एक तो आवाज लगा के उठाई जा सकती है कि ये जो जी। प्यूरिटी का जो दावा है उसके खिलाफ, और जी। बियॉन्ड बॉर्डर्स की कहानी कहनी चाहिए कि कैसे एक लार्जर वैल्यू सिस्टम है, उसमें हमेशा से मनुष्यता ही सबसे बड़ा वैल्यू होगी और कुछ जी। नहीं। इसीलिए वंदना जी, ये सचमुच में बहुत ही महत्वाकांक्षी काम लिया था अपने हाथ में आपने, कि बहुत बड़ा उपन्यास है, 300 पेज के करीब का उपन्यास है, और 3-4 साल तो कम से कम आपको लगे हैं, जो मुझे पता है, इसको लिखने में। और ये आपका पहला उपन्यास है, और हाँ। मैं कहूंगा कि पहले उपन्यास में ही आपने छक्का मारा है। लेकिन ये बताइए कि इसको पढ़ते समय ये भ्रम होता है कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। तो ये बताइए कि इसमें इतिहास कितना है और कल्पना कितनी है? ये तमाम तरह के पात्र, घटनाएं जो आपने बुनी हैं इनमें, उनमें सच्चाई कितनी है और कितनी आपने अपने मन से गढ़ी है? देखिए, कहानी तो पूरी तरह काल्पनिक है, तो यानी कि उपन्यास का 80% हिस्सा पूरी तरह कल्पना से बुना गया है। 20% उसकी प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए है कि जिस कालखंड की बात मैं कह रही हूँ, उस कालखंड में आप देखेंगे, मैंने इसके लिए इस टेक्निक का सहारा लिया है कि खत हैं वहाँ पर और अखबार की कटिंग्स हैं। सिर्फ वही विश्वसनीय इतिहास है। वो इस बात की तस्दीक करता है कि जिस कालखंड की कहानी मैं कह रही हूँ, उस कालखंड में साथ-साथ पैरेलल स्टोरीज के माध्यम से जो रियल स्टोरीज हैं, ऐसे घट रही थी। हाँ, और ये जो मेरे पात्र हैं, 80% पूरी कहानी, सारी चीजें सिर्फ मैंने अपनी कल्पना से गढ़ी है। अब जैसे एक हवाला, आपने चूंकि मुकेश जी उपन्यास पढ़ा है, तो एक हवाला जो आपने अभी दिया रुकनुद्दीन और विलियम के प्यार का, तो जी। जिस तरह से वो प्यार अनफोल्ड होता है और जिस तरह से त्रासदी उस प्यार के अंत में हो, मतलब उस प्यार का अंत एक त्रासदी में होता है, उसकी कथा के बरक्स पटना के पीर अली की शहादत की कथा भी है। पीर अली रियल कैरेक्टर हैं, पर वो हम्म। कहानी में रियल, मेरी कहानी में एक बाहरी पेरिफेरल दर्जा रखते हैं, ये बताने के लिए कि पीर अली की शहादत के बरक्स हमारे रियल जीवन में भी कुछ ऐसे किरदार थे जिनको छल से, भ्रांति से, मति भ्रम से शहादत देनी पड़ी थी। तो इतना ही। जी। जैसे कुंवर सिंह कभी नहीं आते हैं, वो एक्शन में नहीं है मेरे उपन्यास में, लेकिन जी। कुंवर सिंह उस समय लड़ रहे थे और इस तरह के मेरे काल्पनिक पात्रों को प्रेरणा दे रहे थे कि अपने लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने लैंड के लिए लड़ना कितना जरूरी है, और सबसे जी। बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जी। संदेश जो हैं, ये जो कुछ मैं इतिहास के टुकड़े बता रही हूँ, ये 20% है उपन्यास का हिस्सा, बाकी 80% पूरा काल्पनिक है। तो ये जो चांदपुर की रियासत है, परगासो, सुमेर सिंह है, सूर्य दरबार जो जहाज है,
और कैंटन प्रांत है, वहाँ का माहौल है, ये आपने चूंकि पहले कुछ पढ़ रखा था एमफिल के दौरान, वहां से लिया है, या कुछ और शोध करने की जरूरत पड़ी है, ये या फिर आपने कल्पना की उड़ानें भरती चली गई और ये सब आता गया? हाँ, ये मुझे शोध नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो पढ़ाई की थी, मतलब बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं अपने टीचर्स की, और मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कोर्स की, कि जो पढ़ाई की थी। और मैंने आपको बताया ना, जो कथा रस इतिहास में भी है, अगर आपको थोड़ा भी इतिहास से प्रेम है तो आपको इतिहास में भी कथा रस मिल जाता है, शुष्क नहीं लगता है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारा कोर्स था, उसमें हमें डेट्स रटना नहीं सिखाया जाता, जो आम धारणा है इतिहास को लेकर, कि लेकिन हमें रियल स्टोरीज बताई जाती थी, कि अगर किसी की स्टोरी, जैसे चीन वाले हिस्से में आप देखेंगे, जो हुआंग की कहानी है, वो सच्ची में एक मिशनरी बनने की प्रयास में था, वहाँ की सिविल सर्विसेज में वो असफल हो जाता है, और उसके बाद में उसको एक विजन आता है कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट करे, जो ऑपरेसिव मांचू रेजीम है उसको वो ध्वस्त करे। वहां तक, बस उतने बैकग्राउंड तक की वो कहानी सच्ची है। तो वो कहानी मुझे याद थी, और मुझे हमेशा लगता था कि कैसे कोई आदमी और उसके मतलब इस तरह से एक सपनीली दुनिया में रह सकता है और एक मूवमेंट खड़ा कर सकता है। तो उसके बरक्स मैंने देखा, भारत में भी एक कल्चरल बहुत सिमिलैरिटी थी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा साम्य है। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मिथकीय हीरो हुए हैं, और कुछ रियल ऐतिहासिक हीरो भी हुए हैं, जिन्होंने एक विजन देखा और तय किया कि उन्हें एक क्रांति खड़ी करनी है। तो ये बातें कल्पना में जुड़ती रही, इसके लिए मुझे कोई विशेष शोध नहीं करना पड़ा। और जहाज का जो प्रसंग है, वो पूरी तरह से कल्पना का प्रसंग है, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसमें एक जहाज की बात हो, और क्योंकि जहाज एक इंटीग्रल पार्ट था व्यापार का, और मेरी कहानी में भी व्यापार महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। क्या व्यापार होता था, उससे ज्यादा व्यापार होता था, और जहाज पर एक आदमी जा रहा है और देख रहा है दुनिया को। क्योंकि रियासत चांदपुर जो मैंने बनाई है, वो तो एक छोटी सी यूपी बिहार बॉर्डर पे भोजपुरी स्पीकिंग रियासत है, भोजपुरी प्रदेश की मैं हूँ, इसीलिए मैंने उसको गढ़ने में मुझे आसानी रही, तो मैंने उसकी कल्पना कर ली। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर रियासत में रहने वाले या भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके जैसी ही हालत में उनके भाई बंदे चीन में हैं, तो उसके लिए एक जहाज की जरूरत तो पड़ेगी। और इस तरह से जहाज जो था, उसका उसकी कल्पना हुई, और मैंने ये सोचा कि जहाज जो था वो जाएगा जरूर, लेकिन वो क्या करेगा। हाँ, लेकिन कितना ट्रैवल टाइम लगता है, ये जानने के लिए मुझे रेफरेंस देखना पड़ा। जैसे मैंने कहा कि उसमें मैं गलत ना हो जाऊं, कल्पना इतनी ना उड़ जाए कि मैं कहूँ 15 दिन में पहुंच गया। नहीं, मुझे पता चला पढ़कर कि वो 3 महीने लगते थे उस दौरान। तो ये चीजें मैंने, जैसे ये छोटी छोटे जो डिटेल्स हैं, इसके लिए मुझे रेफरेंस ढूंढने पड़े, बाकी सब कल्पना। जी। ये बिसात पर जुगनू, तो क्या ये बिसात साम्राज्यवादी बिसात थी, अंग्रेजों की बिछाई हुई बिसात थी? और ये तमाम जो आपने किरदार गढ़े हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, नए ढंग से मानवता को परिभाषित कर रहे हैं, वो जुगनू हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा मुकेश जी, बिसात साम्राज्यवादी बिसात ही है, छल की, और बिसात है जिस तरह से लोगों को दबिश देकर बिना कारण तंग किया जा रहा था, किस तरह से धीरे धीरे व्यापार के बहाने पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ, सिर्फ यही नहीं, चीन में भी, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। वही बिसात है कि धीरे धीरे बहुत चालाकी से साम्राज्यवादी ताकतों ने वह बिसात बिछाई, जिसपे बहुत लोग तो धराशायी हुए, लेकिन कुछ इस तरह के जुगनू भी थे जो शायद हिस्ट्री ने रिकॉर्ड नहीं किए।
मैं ऐसे कल्पना में सोचती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे हमारे दलित हीरोज थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में अब शोध हो रहा है तो बातें बाहर आ रही हैं, लेकिन वाकई में लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने लड़ाई की होगी और सबका कॉज बड़ा था और सबका योगदान भी बहुत बड़ा था। तो वही जुगनू थे जो टिमटिमा कर चले गए, लेकिन इतनी रोशनी तो ज़रूर दे गए कि आज हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं या उन पर अब शोध करना शुरू कर चुके हैं। जी, आपने बहुत सारे नायाब पात्र गढ़े हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर हैं और उनके संबंधों में भी एक खास तरह की विशेषता दिखती है, जैसे परगासो और सुमेर सिंह के संबंध हैं। परगासो एक दलित जाति की लड़की है और कैसे उसके उस जागीरदार के बेटे के साथ संबंध बनते हैं और फिर वो एक अजीब तरह के और नए बिल्कुल प्रगाढ़ संबंध हैं। तो ये और फिर वो परगासों की जो भूमिका है 57 के युद्ध में भी वो कितनी सक्रिय रहती है, बल्कि उस पूरे खानदान से ज्यादा सक्रिय दिखती है। ये इस तरह के पात्रों की कल्पना, देखिए मुझे लग रहा है कि आपने उस कालखंड को लिखा है लेकिन अपनी आधुनिक दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए। आपने उन परंपराओं से ही पात्र नहीं निकाले हैं, परंपराओं से पात्र निकाले भी हैं तो उनको अपनी दृष्टि दे दी है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? देखिए, जो परगासों का चरित्र है, ऐसे बहुत अनसंग हीरोइंस हमारे इतिहास में रही हैं। जैसे परगासों के चरित्र के लिए मुझे मोटिवेशन मिला जब मैं लखनऊ गई और उदा देवी का एक बस्ट देखा। लखनऊ जी, में अगर आप लखनऊ गए तो नरही के पास एक मोहल्ला है, वहाँ उदा देवी का बस्ट है। तो उदा देवी के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, लेकिन वो भी सक्रिय रूप से लड़ी थी 1857 में। तो वो बैकवर्ड कास्ट, दलित कास्ट, उस समय दलित ही कहलाता था, तो उस कास्ट की थी और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। तो मुझे लगा अगर उदा देवी ने लखनऊ में ये काम किया था तो उसके कुछ ही दूर पर तो चांदपुर रियासत मैंने बनाई है। वो क्यों नहीं हो सकता, ये सच्चाई क्यों नहीं हो सकती कि हमारे दलित लड़कियां बहुत आगे थी उस दौर में। और ख़ास तौर से मैंने सोचा कि लोग इस बात को प्रश्नांकित कर सकते हैं, मेरा मन भी प्रश्नांकित कर रहा था, अगर ये अनाथ बच्ची है तो इसको ये सुविधा कैसे मिलेगी, इसको लड़ने की, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, उसको लड़ने की वो क्षमता उसके अंदर कैसे विकसित होगी। सिर्फ विल पावर से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो हमें एक स्किल भी चाहिए। तो उसका जंगल का, उसका जो माली है, माली चाचा के साथ उसका ये होना, बार बार जंगल जाना। और हम अगर उदाहरण देखेंगे, जैसे टंटिया भील के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जंगल में भी अपने संघर्ष हो रहे थे अपने जंगल को बचाने के लिए। तो ये सारी बातें मैंने इंस्पायर्ड होके उसी कालखंड से लिखी हैं। ये मैंने उसको कोई आधुनिक दृष्टि नहीं दी है, मैंने उसको बस आज प्लेस करने की कोशिश की है कि वो लोग जिनका जिक्र हमारे इतिहास में नहीं है, उनको, उनकी पुनर्स्थापना का समय अब आ गया है। और भले ही मैंने बहुत शोध नहीं किया है, जैसे अगर मैंने उदा देवी के जीवन पे शोध किया होता, मैंने तो बस उनका एक बस्ट देखा, लेकिन अगर शोध किया होता तो मुझे और जानकारी मिलती। पर लिखने के दौरान मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, मतलब ये मेरी सीमा है, और ना ही मैं शोध करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि उससे मेरी जो कल्पना है वो कलर्ड हो सकती है। उसमें हो सकता है कि मैं अननेसेसरी वो फैक्ट्स ले आऊं जो उदा देवी के जीवन के थे, तो मैं वो नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने बस ये इंस्पिरेशनल स्टोरी मानी। मैंने टंटिया भील के बरक्स सोचा कि जंगल में अगर इस क्षेत्र में होता कोई, जंगल में, तो वो भीमा होता, मतलब वो दादा होता जो सिखाएगा, जो देखता है कि किसी बच्ची में इतना ज्यादा टैलेंट है, हुनर है कि वो ये काम कर सकते, प्लस साहस है। तो इसीलिए मैंने बस आज की दृष्टि नहीं डाली, उसी कालखंड से उन्हीं लोगों को चुन के निकाला है। लेकिन हाँ, बियॉन्ड बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये आप सही कह रहे हैं, ये मेरे दिमाग की उपज है, इसीलिए ये 21वीं सदी की लीना के मुंह से निकलता है।
ये उस समय जी के लोग नहीं सोच रहे हैं। परगासो नहीं सोच रही है कि उसे बियॉन्ड बॉर्डर्स जाना है। परगासो का धर्म, उस जागीर को बचाना, अपने समुदाय को बचाना है। वो सोचती है दुसाधों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भगत जी उससे कहते हैं कि तुम एक भगत बन जाओगी, जो कि उस समय की बहुत परंपरा थी, किसी भी, आज भी है गांव में, आप देखते होंगे, किसी लड़की या लड़के को भगत बना दिया, और ये इस तरह के अंधविश्वास शहरों में भी हैं और गांव में भी हैं। तो वो उसको नकारती है। और उसका जो एक भागा हुआ सिपाही है, अंग्रेज छावनी से भागा हुआ, जो बताता है पुणे में सावित्री बाई के बारे में कि वो, उस सिपाही की भी का भी विजन एक लड़ाका स्त्री का विजन नहीं है। उसका विजन है कि शिक्षा जैसे नोबल काम में परगासो क्यों नहीं लग जाती। तो वो उसको बताता है, लेकिन परगासो अपनी सीमा बताती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको एक ही चीज आती है, उसको युद्ध कौशल आता है। तो इसीलिए ये बात है कि आधुनिक दृष्टिकोण नहीं कहूंगी, लीना में जरूर आधुनिक दृष्टिकोण है, इसीलिए लीना 21वीं सदी में आती है, और बाकी सारे पात्र अपने समय की ही बात कह रहे होते हैं। जी, ये खदीजा बेगम है, पटना का मुसव्विर खाना है, शंकर लाल हैं, और वो खुद भी मुसव्विर हैं, मतलब चित्रकारी करती हैं। और फिर दोनों के संबंध, इनमें भी ये भी पूरी कल्पना है, कोई मुसव्विर खाना पटना का ऐसा नहीं था। पटना कलम नहीं, चित्र शैली तो थी, हाँ, लेकिन पटना, बाकी हाँ जी 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 प्लीज। जी, हाँ, नहीं, पटना कलम चित्रशाला तो थी ही, जिसका बहुत दुखद अवसान हुआ 1860 के लगभग। तो जब पटना कलम के बारे में मैंने सुना और जाना, और मैंने टीवी में एक उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पटना कलम तब जुड़ा मेरी कहानी में। पहले वो परगासो और सुमेर की कहानी के रूप में चल रहा था। तो जब मैंने सोचा, और उपन्यास कलेवर में बड़ा इसलिए हुआ, पता नहीं कितना बड़ा बना है, पर कलेवर में बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा कोई भी कालखंड जो होता है वो बिना अपनी सांस्कृतिक अनुगुंजों के संपन्न नहीं हो सकता, कोई भी कालखंड हो। तो मैं जब लिख रही हूँ, तो मैं, मेरी कहानी में प्रेम है, मानवीय रिश्ते हैं, सत्ता का संघर्ष है, लेकिन इसमें से जो सांस्कृतिक एक प्रतिध्वनि होनी चाहिए वो गायब है। तभी पटना कलम मेरे साथ जुड़ा और उस कहानी के साथ जुड़ा। और मैंने जब पटना कलम की वो कहानी पढ़ी और देखा, तो मैंने ये जाना कि स्त्रियां भी, और आप देखिएगा ये सारी वो स्त्रियां हैं मेरी कहानियों में जिनकी कहानियां नहीं बयान की गई हैं। हमेशा पुरुषवादी चित्रकारों के बारे में, पुरुषवादी नहीं कहूंगी, पुरुष चित्रकारों के बारे में बहुत जिक्र आपको पटना कलम में मिल जाता है। और मैं बहुत रोमांचित हुई जब मुझे पता चला कि एक दो बहनें थी, सज्जो और रज्जो, शायद अभी नाम मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद सज्जो और रज्जो थी, दो बहनें थी जो उन्हीं खानदान, उसी खानदान की थी, या उसके उससे अलग खानदान की थी, जिनका जिक्र मिलता है कहीं रिकॉर्ड्स में कि वो चित्र बनाती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बारे में भी, या उनके चित्र नहीं मिलते हैं, बस कहीं कहीं कोई रेफरेंस मिलता है या अनुमान लगाया जाता है कि ये चित्र उन्होंने बनाए, और ज्यादातर पटना कलम के चित्र लॉस्ट हो गए। तो मैंने ये जानने के लिए कोशिश की थी कि मैं वहाँ जाऊँ, पटना आर्ट कॉलेज जाऊँ और देखूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाई, और शायद देखती तो कुछ और भी लिखती, लेकिन सरकारी वो लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पेंटिंग्स खराब हो गई थी और उसके बारे में ठीक से जानकारी किसी को नहीं थी, तो मैं देख नहीं पाई। तो मुझे लगा कि अरे इसका मतलब कहीं से एक छोटा सा, जैसे उदा देवी का मिला, उसी तरह छोटा सा एक कहीं ना कहीं संदर्भ तो मिल रहा है कि महिलाएं भी करती थी पेंटिंग। तो इसी वजह से, और वो जरूरी नहीं क्योंकि उनको छिप के पेंटिंग करना होता था, पेंटिंग करना, पढ़ना, जेन ऑस्टिन का
आप सब जानते ही हैं कि उनको एक लड़का बनकर या छद्म नाम से लिखना पड़ता था। तो ये उस दौर की विक्टोरियन उधर मोरालिटी की, और इधर सारी चीजें देखिए लगभग सिमिलर सी थी, लगभग कि औरतों को लेकर खास तौर से जो दृष्टिकोण था उस चारों ओर एक बिल्कुल साम्य रखता था, और उनको आप नीचे ही माना करते थे, कम टैलेंटेड मानते थे। इसलिए उन्होंने अगर कुछ पेंटिंग्स बनाई भी होती तो उनका जिक्र नहीं होता है। लेकिन इनका जी। जिक्र देखकर मुझे लगा कि शंकर लाल जैसा चरित्र अगर होगा तो वो खदीजा से ही प्रेम करेगा। यही बात है। जी, वंदना जी, हिंदी कथा साहित्य को लेकर अक्सर ये शिकायत की जाती रही कि उसमें पूरा समाज नहीं दिखता है। कभी अल्पसंख्यक गायब हो जाते हैं, कभी स्त्रियां गायब हो जाती हैं, कभी नीची जिन्हें कहा जाता है नीची जातियां, वहां से वो किरदार नहीं दिखते हैं। लेकिन इस उपन्यास में हर तरह के किरदार दिखते हैं। तो ये आपने बहुत ही सचेतन होकर ये सारी चीजें अपने उपन्यास में बुनी है। देखिए, मैंने जब लिखना शुरू किया और मैंने सोचा, जब कहानियां सारी बन गई, मेरे लिखने की प्रक्रिया यही होती है कि सारी चीजें पहले यहाँ बनती हैं, और जब तक वो बन नहीं जाती तब तक मैं एक अक्षर लिख नहीं पाती हूँ। मतलब अंतिम लाइन तक मैं ड्रीम कर लेती हूँ, कल्पना कर लेती हूँ, और पूरा 300 पेज का उपन्यास भी मैंने ड्रीम ही किया है। लेकिन आ, उस जब मैं ड्रीम कर रही थी तो शुरू से मेरे अंदर ये बात थी कि ये एक हिंदुस्तानी कथा मैं कह रही हूँ। मैं कोई हिंदी कथा नहीं कह रही हूँ, कोई उर्दू कथा नहीं कह रही हूँ, भोजपुरी कथा नहीं कह रही हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी कथा कह रही हूँ। और हिंदुस्तानी आज के संदर्भों में नहीं, 1857 अगर हिंदुस्तान था, 1857 का युग, तो वो कैसा था? उस हिंदुस्तान में मुसलमान भी था, दुसाद भी थे, राजपूत भी थे, और अंग्रेज भी थे, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिनका जिक्र हम समग्रता में नहीं करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ये क्लैरिटी मेरे दिमाग में आ गई कि ये एक क्षेत्र विशेष का उपन्यास ना होकर एक हिंदुस्तानी उपन्यास है, भले ही उसका लोकेल क्षेत्र हो। देखिए, एक क्षेत्र विशेष में कई तरह के जाति धर्मों के लोग रहते हैं ना, तो हम कोई कथा कैसे लिख सकते हैं जिसमें उनका समावेश ना हो? अगर इस तरह का उपन्यास इतने बड़े यहाँ फलक। यहाँ एक सवाल है। जी मैं जी। भाषा के स्तर पर भी देख रहा था कि वो हिंदुस्तानी भाषा है, और मुझे लगता है कि उस समय जिस तरह से उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल हिंदी वाले करते रहे होंगे वो भी इसमें दिख रही। तो उसके लिए क्या ये आपकी अपनी भाषा है, या इसके लिए भी आपने थोड़ा और प्रयास किया है, या कुछ कोशिश की है ताकि वो रंग उसमें आ सके? देखिए, जब उस दौर को, जैसा आपने भी कहा, हम सब जानते ही कि उस दौर में हिंदुस्तानी भाषा चलती थी, और उर्दू उस वक्त डेवलप हो रही थी, रेख्ता जिसे कहते हैं, उस वक्त वो डेवलप हो रही थी, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन उसमें इसीलिए बहुत सारे स्थानीय शब्द भी आते थे, बहुत सारे स्थानीय शब्द। तो जब परगासो बात करती है या जंगल के भीमा दादा बात करते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। जब फतेह अली खान, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतिहास भी पढ़ा है और ज्योग्राफी भी पढ़ी है, नक्शा नवीस हैं, तो उनकी भाषा में दूसरे तरह की रवानगी आती है। वो एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत आदमी की भाषा बन जाती है। और जब चांदपुर रियासत की मालकिन यानी कि बड़ी माँ यानी कि दिग्विजय सिंह की पत्नी जब बातचीत करती है तो उसमें बहुत कुछ उनके भगवान संबंधी, धर्म संबंधी बोल विशेष आ जाते हैं। तो भाषा के लिए मैं बहुत सचेत थी कि मैं आज की भाषा ना लिखूं, और मैं खुश हूँ कि उस दौर की भाषा अपने आप, देखिए, जब एक बार कहानी बन गई थी तो भाषा अपने आप उतरती चली गई। उसके लिए मुझे कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी, और
इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आगे मुझे जो अगला लिखूंगी उसमें भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, कुछ और नई जी। भाषा आए, ये बात है। इस उपन्यास में 4 संबंध हैं, जिन पर मैं चाहूँगा थोड़ा-थोड़ा आप बोलें। एक तो आपने परगासो और सुमेर सिंह का जो संबंध था, उनकी भी शादी नहीं होती है, कम से कम उपन्यास में तो ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है, उनके संबंध हैं। खदीजा बेगम और शंकर लाल के संबंध हैं और तीसरा संबंध फ़तेह अली खान का है, जो चीनी महिला से नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके साथ है। तो ये उसमें भी, और चौथा संबंध विलियम और रुकनुद्दीन का है, जो कि समलैंगिक संबंध है। जो फ़तेह अली का संबंध है, वो एक तरह से प्रेम संबंध है, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का दूसरा रिश्ता नहीं है। ना ही उसमें शादी-ब्याह है और ना ही कोई सेक्स का उसमें कोई ज़िक्र है। तो ये अलग-अलग तरह के संबंधों को कैसे आपने गढ़ा है? क्या सोच के गढ़ा है? अ, देखिए, मतलब ज्यादातर सामान्य रिश्ता जो हमारे समाज में है, उसका कोई एक ज़िक्र उसमें नहीं है। नहीं है। तो दरअसल क्या है कि जब हम डीपली उस दौर के इतिहास को पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ब्याह करना जो था, मतलब शादी करने वाली जो बात थे वो बैठा लेते थे। मतलब एक दो उनकी शादियां होती थी, जो रानी पटरानी जिनको कहा जाता था, और पटरानी कई सारी होती थी, पर उनके बहुत सारे ऐसे संबंध होते थे जिनको घर में बिठा लिया गया, और वो उनके व्यसन का, मनोरंजन का और इन सारी चीजों का साधन हुआ करती थी वैसी स्त्रियां। लेकिन जब हम अ, उसमें भी है नूरजहां का किस्सा पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि नूरजहां कैसे दाखिल होती है अ, सलीम के जहाँ उसके घर में, और किस तरह से वो धीरे से सारी सत्तानशीन वही हो जाती, डी फैक्टो रूलर वही बन जाती है। तो मेरे मन में ये भाव आया कि हम ये कैसे मान के चलते, पूरा इतिहास तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, उस दौर की सारी चीज़ें मैंने भी नहीं पढ़ी हैं, रिकॉर्ड्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि उस दौर में ऐसे रिश्ते नहीं होते थे जब औरत खुद चुनाव करके किसी पुरुष के साथ बैठ नहीं जाती थी। और यदि हम गाँवों में जाएँगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी औरतों के किस्से बतकही में आपको मिल जाते हैं कि वो जाके उसके साथ बैठ गई। इसको बहुत खराब ढंग से लिया जाता है हुँ, हुँ। समाज में, क्योंकि वही विक्टोरियन मॉरल्स हमने अपने ऊपर भी, हिंदुस्तानी मॉरल्स के ऊपर भी थोप दिए हैं और उसको नए ढंग से डिफाइन किया है। लेकिन भारत में चूंकि बहुत तरह के डाइवर्सिटी थी, बहुत तरह की जातियां और बहुत तरह के विवाह के आप जिक्र देखते हैं, 8 या 10 विवाह भी जायज माने गए हैं। तो इन सारी चीजों को, जो हिंदू धर्म में भी जायज माना गया है, बहुत तरह के विवाह, गंधर्व विवाह विवाह उसमें से एक है। तो ये बिल्कुल। बात मुझे वहां से मिली कि क्यों नहीं हो सकता, बस प्रेम को हमने माला पहना, गंधर्व विवाह विवाह में यही तो है कि आपने एक दूसरे को माला पहनाई और आप एक दूसरे के हो गए शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी ने एक दूसरे को देखा और वो सदा के लिए एक दूसरे का हो गया। तो इस तरह का प्रेम किसी भी वैवाहिक, मतलब वैधानिक रूप से वैवाहिक संबंध से ज्यादा गहरा, बड़ा और वो हो सकता है, बिल्कुल। वैधानिक हो सकता है। इसीलिए मैंने इस संबंध को प्राथमिक तौर पर इस तरह ढंग से लिखा है। और जहाँ तक शंकर लाल और खदीजा बेगम का है, तो वो भी एक बहुत उच्च कोटि का रिश्ता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि उसके बेस में कला है, और कला का रिस्पेक्ट है स्त्रियों के लिए। शंकर लाल जैसा व्यक्ति ही वैसा सोच रख सकता था उस दौर में, और ऐसे किस किरदार हुए हैं और होंगे जिन्होंने स्त्रियों को उस सम्मानीय दृष्टि से देखा और उनको अपने बराबर खड़ा किया।
हम बहुत सारा, मतलब अगर हमने इतना पढ़ाई नहीं की है, लेकिन कोई ना जी कोई रिश्ते वैसे मिलेंगे। तो मुझे जी वो रिश्ते ज्यादा जायज लगते हैं कंपेयर टू जो मोरालिटी द्वारा थोपे गए रिश्ते हैं। तो हर युग में ऐसे रिश्ते होते आए हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। यही बात बिल्कुल। पूरी तरह से मेरी कहानियां हैं। हालांकि वंदना जी, ये कहा जाता है कि कंटेंट अपना फॉर्म खुद ढूंढता है। तो एक बात कहनी है तो फॉर्म अपने आप उसमें आ जाता है। लेकिन इस उपन्यास का जो फॉर्मेट है वो अ, आम पाठक के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। वो आगे पीछे उसको घूमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आपने चुना है जानते बूझते, या ये लेखन के दौरान ही, सोचने के दौरान ही, जैसा आप कहते कि आपके दिमाग में पूरा उपन्यास बन गया था और फिर उस हिसाब से आपने उसको लिख डाला? ये लेखन के दौरान ही आया, क्योंकि मैंने जब कहानी लिख ली तो मैंने सोचा कि इतिहास की पुष्टि भी तो होती रहनी चाहिए। कहानी तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अच्छा, अब हम उत्सुकता भी आगे जानने की होती है कि अरे फिर क्या हुआ, परगासो कहाँ गई, या खदीजा बेगम का क्या हुआ, या शंकर लाल कहाँ गायब हो गए। तो ये उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए। लेकिन मेरा कालखंड किस तरह से पुष्ट होगा, मैं अपने पात्रों से इतिहास नहीं बोलवाना चाहती थी। इस बात के लिए मैं सचेत थी। तो मैंने सोचा कि किस तरह से मेरे पात्र जो हैं, किस तरह से अपने आप अपने समय को डिफाइन कैसे करेंगे। अपने रिश्तों को डिफाइन वो कर रहे हैं, उसकी अनुगूंज उनका समय जरूर है, लेकिन एकदम पुख्ता तौर पे कि कल को कोई पढ़े कि परगासो किस दौर में हुई थी तो उसको पता होना चाहिए, अच्छा कुंवर सिंह के दौर में हुई थी। उसके लिए ये जरूरी था कि मैं अपने पात्रों से नहीं बुलवाकर कहीं बाहर से उसका मतलब एडमिशन कराऊं कि ये उस दौर की कहानी है। तो इसीलिए फिर मैंने पेपर कटिंग्स, और पेपर कटिंग्स की भाषा भी पूरी मेरी भाषा है। फैक्ट उसमें जरूर फैक्ट है, लेकिन उसको गढ़ा मैंने। और जो खत लिखते हैं फतेह अली खान, खत हैं, और ये हैं पेपर कटिंग्स है जो इतिहास बताते हैं। तो वही 20% जी उपन्यास का हिस्सा इस तकनीक के द्वारा, मतलब ये जी फॉर्म खुद से आया, कहानी लिखने के दौरान आया। जी। तो जैसा आपने कहा कि बिसात साम्राज्यवाद की थी, अंग्रेजों की थी, और उस साम्राज्यवाद की क्रूरता बर्बरता को दिखाने के लिए आपने अफीम के कारोबार को उठा लिया। वो उस समय चलता भी था। उस समय अफीम के कारोबार से ही अंग्रेज पूरे, कहिए कि हिंदुस्तान से लेकर चीन और असम वगैरह सब उसकी चपेट में आ गए थे। तो ये क्या आप उसमें किस हद तक कामयाब रही? आपको लगता है कि उसकी जो साम्राज्यवाद की जो कहना चाहिए बर्बरता है, वो कितनी उभर पाई उससे? अब इसमें ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि मैं साम्राज्यवाद पर तो जरूर बताना चाहती थी, लेकिन मैं अफीम युद्ध पे बहुत ज्यादा डिटेल में काम नहीं करना चाह रही थी। आपको पता है अमिताभ घोष ने इबिस ट्रायोलॉजी लिखी है जो पूरी तरह से अफीम पर ही आधारित है। जी तो मैं इस बात को लेकर बेहद सचेत थी कि उसकी, मतलब ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि उसकी प्रतिध्वनि इस किताब में आ गई है। तो आप देखेंगे कि जब आप किताब पढ़ेंगे कि अफीम युद्ध भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के द्वारा बयान होता है। और राजा साहब जो हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो अफीम का नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है तब वो सोचते चोरी छुपे वो थोड़ा बहुत अफीम उगवाते हैं और उसका व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जब अंग्रेज को पता चलता है कि फलाना जहाज में अफीम जा रहा है, तो वो हमेशा, जैसे आज रेड होती है पुलिस द्वारा, उसी तरह उस दौर में भी अंग्रेज उन नावों में से रेड करके उस अफीम को निकाल लेता था, चुरा लेता था, और व्यापार करने नहीं देता था। चीन में भी जाकर जो उसने अपना व्यापार हाउस बनाया, अंग्रेज ने या डच ने या फ्रेंच ने, जो जो लोग वहां गए उन लोगों ने अपने हाउसेस बनाए हुए थे
जिसको चुंगी घर कहते हैं, कस्टम्स हाउसेस थे वो, और वहां पर उन्होंने एक छत्र राज कायम कर लिया था अफीम के व्यापार पर। तो इस बात का बर्बरता से ताल्लुक तो है, लेकिन मेरे उपन्यास में वो इन पासिंग है। मेरे उपन्यास में उसका असर प्लस जो स्थानीय राजा मांचू रेजिम है, उसकी बर्बरता का आम जनजीवन पे क्या असर पड़ रहा था, सबका मिला जुला एक असर वहां दिखलाई पड़ता है। और यहाँ आर्थिक रूप से दोनों देशों में अफीम का बहुत बड़ा रोल था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैंने उसको बहुत प्राथमिकता अपने उपन्यास में नहीं दी है। वो एक बस साइड स्टोरी के रूप में आता है। जी, अब दो इसके मार्मिक अंश है। मैं आपसे अंश भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं या पहले मैं चाहूंगा कि आप कोई अपनी पसंद का अंश सुनाए इस उपन्यास का, कोई हिस्सा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, रुकिए। जी मैंने एक छोटा सा, हाँ ठीक है, बहुत जी ही छोटा अंश है ये, और ये जी शंकर लाल का। जी ये पटना 1842। बलुई मिट्टी में पैर धंसते ही हैं, तो धंसते गए शंकर लाल के भी। दक्षिण की ओर दियारा में कुछ सब्जियां उगी थी। औरतें दूर से नजर आती थी उन्हें तोड़ते बतियाते हुए। सामने कोई धोबी कपड़े खींच रहा था। पंडितों का एक समूह थोड़ी जगह घेरे किसी किस्म का धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर रहा था। कहीं कौवे बालू में अपनी चोंच गाड़े कुछ ढूंढ रहे थे, और कहीं बच्चे लौट रहे थे। एक खेल में निमग्न थी समूची प्रकृति, जानवर, इंसान, पशु पक्षी और गंगा का पानी। सब मिला जुलाकर एक ऐसा मंच तैयार कर रहे थे जो रंगों और कूची का मोहताज नहीं था, बस उसे एक नई भाषा देनी थी। इस इलाके का दुनिया के दूसरे दूर दराज के इलाकों से मेल करवाना था। कला और जीवन जब तहजीबों से घुलना मिलना सीखेंगी, तभी वे दुनिया को नई राह पर लिए चलेंगी। उन्होंने याद किया इन दृश्यों पे कितना काम हो चुका था उनके आने से पहले, आज जा चुकी पीढ़ियों द्वारा। अभी भी उनके कुछ शागिर्द इन दृश्यों को पुरानी परंपरा के हिसाब से ही उकेर रहे थे। अच्छा था सब कुछ, लेकिन उन्हें ये दृश्य सुंदर लगने के बावजूद उकसाते नहीं थे। उनके मन के भीतर नहीं उतरते थे। वे अपने करने के लिए कुछ नया खोज रहे थे। वे प्रकृति को ऐसे उकेरना चाहते थे जैसी वह थी, कोई घालमेल नहीं, सब निर्मल, शाश्वत, सच की तरह सुंदर, खालिस प्रकृति। चलते चलते वे कुछ और आगे बढ़े, और वही पूरी तरह धंसते धंसते बचे। वहां रेत जाने कैसे बहुत ज्यादा मुलायम ढंग से बैठ रही थी। वे झटके से उठे और फिर बैठ गए, इस बार बहुत ठीक से। अपनी चटाई निकाली, उस पर अपनी चीजें फैला दी और बहुत इत्मीनान से दृश्यों को निहारने लगे। फिर पीछे देखा तो थोड़ा अकबका गए। जिस जगह को उन्होंने निर्जन समझकर अपने लिए चुना था, वह जगह निर्जन नहीं थी। उस जगह वे अकेले नहीं थे, उनके ठीक पीछे कोई और भी बैठा था। वह जो कोई और था, वह भी गंगा की धार परखने में मग्न था। उन्हीं की तरह, उन्हीं की आंखों के सामने आंखों से देखने वाला ये कौन था? कोई जो उन्हीं की तरह सोचता था गंगा के बारे में, कोई जिसका दिल भी खालिस था, कोई जो उनकी तरह ही खालिस चीजें उकेरना चाहता था, कोई जो उस शैली का उन्हीं की तरह का समर्पित उपासक था। उस शख्स का कद छोटा था। उसने अपना मुंह और सर ढक रखा था एक बड़ी सी चादर से। बाकी कहीं से कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था। वह बालू में धंसकर ऐसे बैठा था मानो समाधिस्थ हो। उसके सामने एक गमछा बिछा था जिस पर कीमती नापसान कागज पसरा हुआ था। कागज पर इतनी दूर से भी काले बादलों से भरा आसमान दिखाई पड़ता था। नीचे युगलबंदी में गंगा नदी प्रतीक्षारत अपनी लहरों समेत कलकल कर रही थी। कुदरत का अनोखा नृत्य था वह, जैसे संस्कृत नाटकों की चपल, चंचल और बेलौस नायिका नृत्य कर रही हो। वे चमत्कृत रह गए थे और फिर रुक नहीं पाए थे। उनके कदम उस शख्स की ओर मुड़ गए थे। तभी एक बच्चा सर पर खीरे की टोकरी उठाए दौड़ता चला आया था और उनसे लगभग टकरा गया था।
शंकर लाल को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी, लेकिन बोलती बंद होने से पहले उसने जो कहा था उसे सुनकर वे सन्न रह गए थे। अपनी जगह पर जमना और फिर होश में ना आना, ऐसे सन्न। फिर तो होश में ना आना और सामने देखते जाना दो अलग क्रियाएं नहीं रह गई थी, दोनों एक ही हो गई थी। एक ही तरह की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। किसी अनजान बच्चे की बोली सुनने पर जो हुई, बच्चा जो सामने बैठे उस शख्स से मुखातिब था और कह रहा था, खदीजा बेगम, खदीजा बेगम, अब जाकर अपनी दुकान संभालो, हमसे अब नहीं होगी, इतनी देर से वहीं बैठे हैं। खदीजा बेगम, खदीजा बेगम, अब क्या कोई पर्दा हो सकता था जब खुदा निगहबान ने ही कह दिया पर्दा नहीं। यह सुन सामने बैठा शख्स चोला बदलने लगा, या यूं कहे अपने असल चोले में आने लगा। उसके बाद कोई कहीं से भी नहीं हिला। बच्चा अपनी जगह, गंगा अपनी जगह और शंकर लाल अपनी ही जगह स्थिर, सभी अपनी अपनी जगहों में, अपनी अपनी जमीनों में धंसे। इस थमे हुए दृश्य में मुख्य पात्र के चेहरे से चादर हटा दी गई और इतना भर कर देने से ही खदीजा बेगम सामने आ गई। चुस्त चूड़ीदार पाजामे और घुटने से कुछ ऊपर की कुर्ती पहने, छोटे कद की, कुछ गदबदी सी औरत, गोल संवलाया चेहरा, नाक में तीखी लौंग और बड़ी बड़ी पानीदार आंखों में कातिल सुरमा। आदाब का तरीका गैर सलीकेदार और पीछे से लहराती लंबी चोटी, एकदम नागिन। कातिल और कत्ल, नागिन और डसना, फितरती एक से सबब। उस सबब में के बाद एक बार मर जाने के बाद जी उठने की परंपरा की कहानी नहीं जानते थे शंकर लाल। कला ऐसे रूपों में भी मौजूद होती है, क्या समझता रमता जोगी। उन्होंने गंगा की ओर देखा और कहा, जो अभी देखा है उससे बेहतर नहीं बना पाऊंगा तुम्हें। खालिस कुदरत, इतना बड़ा सच अब शायद कोई नहीं बना पाएगा इस सृष्टि पर, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं देख पाएंगी तुम्हें ऐसे ऐश्वर्य से भरपूर जैसा मैं तुम्हें आज देख चुका हूँ। इतना बोल उन्होंने उदासी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जो अभी उन्हें इस तरह देखता तो कहता, देखो उस जोगी को, कैसा उदास लग रहा है। सारे बंधनों से रहित बंधन में बंध गया सा जोगी, उदास जोगी। बार बार अपना सर एक नकार में हिलाते जाते थे शंकर लाल और उदास होते जाते थे। धीरे धीरे चलने लगे वापस मुसव्विर खाना की ओर। मन नहीं मानता था, कदम बोझिल से हो गए थे। विवशता से भर एक बार मुड़कर दक्षिण की ओर देखा। दियारा पर औरतें शोर मचा रही थीं, सब्जियां तोड़ रही थीं, हंसी मजाक में मुब्तला थीं। अचानक उदासी जाकर गंगा जी में बुड़ा गई। एक चोर सी हंसी आकर होठों का रस पीने लगी। नकार में हिलता सर उछलकर खदीजा बेगम कुंजड़न के बजाय गंगा जी के चित्र से होता हुआ नागिन चोटी और कातिल सुरमे से की गई अपनी हत्या पर टिक गया। वे अपने को देख रहे थे, अपने अंदर के शंकर लाल को देख रहे थे। अंतस ही ब्रह्म अहि, अहम ब्रह्मास्मि। बड़ा सुकून महसूस हुआ। रहस्य न सुलझा पाने की उद्विग्नता जाती रही। शागिर्द पाजी भी हो सकते हैं, शरारती और दिव्य भी। दिव्य बहुत हुनर खूब। से नवाजे हुए। शागिर्द एकलव्य भी था, शागिर्द खदीजा बेगम भी थी। कला कैसे सबको एक बराबर कर सकती है, यह सोच उनका मन हुलस गया। वे यदि एकलव्य के गुरु होते तो द्रोणाचार्य कतई नहीं कहलाते, वे शंकर लाल ही होते, एकलव्य के शंकर लाल, खदीजा बेगम के शंकर लाल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सुन के। अंत में मैं आपसे वो इस पूरे कहानी का जो अंतिम हिस्सा है, जिसमें लीना हिंदुस्तान आती है, उस तलाश में आती है, एक तस्वीर जो फतेह अली खान ने बनाई थी, उसके दो भाग होते हैं, एक चीन में रह जाता है, एक अपने साथ आता है। हालांकि वो एक बच्चे को भी लेकर आते हैं जो डॉक्टर बनता है वगैरह वगैरह। ये जो अंत ढूंढा है आपने, जो 21वीं सदी से जोड़ने की कोशिश की है, वो क्या आप इतिहास को जोड़ रही हैं वर्तमान से, मानवता को जोड़ रही हैं, दो बड़े मुल्कों को जोड़ रही हैं, सभ्यताओं को जोड़ रही हैं, क्या कर रही हैं?
मैं कालखंडों को जोड़ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी हमेशा बनी हुई है सभ्यता के विकास में। हम भले ही कहें कि नहीं, ये दौर जो था, जो बीच का दौर था, जिसे बार बार आज के पॉपुलर संदर्भ में आक्रमणकारी दौर कहा जाता है, उसके आने से हमारी नस्लों में मिलावट आ गई। मैं उस बात को सर्वथा जोर शोर से काट रही हूँ और कहना चाह रही हूँ कि हमेशा सभ्यता के विकास में, आज से नहीं, जब से निएंडरथल मैन था तब से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और उत्तरोत्तर हम विकास करते ही जाते हैं। दूसरी चीज, मैं एक यूटोपिया की कल्पना कर रही हूँ जिसमें चीन संभवतः यह समझे और भारत ये समझे और सारे पड़ोसी देश ये समझे कि हम सब की जड़ें कहीं न कहीं एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता की नींव से जुड़ी हुई हैं। और हम जब कहते हैं ईस्ट और वेस्ट की बात, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट हमेशा हमसे सुपीरियर था और वेस्ट ने आकर हमें दुनियादारी सिखाई या तहजीब सिखाई या संस्कृति सिखाई। इस मायने में मैं अपने इस उपन्यास से हिंदुस्तान की जो असलियत है, जो जड़ है, जिसमें बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स हैं और जिसकी अनुगूंज जैसे बुद्ध का प्रतीक है, तो बुद्ध चीन गए, जापान गए, अफगानिस्तान गए, बुद्ध नहीं, खुद नहीं गए, पर उनके जी एमिसरीज गए और वहां जाकर उन्होंने शांति का पाठ कायम किया। तो कहीं ना कहीं मैं हिंदुस्तानी तहजीब के बारे में बताना चाह रही हूँ कि सचमुच अगर हमको उसकी महानता के सूत्र तलाशने हैं, जैसा आजकल आप देखते हैं अखबार में भी बहुत जोश से, टीवी में बहुत हमारा हिंदुस्तानी कल्चर और ये सब, तो असली हिंदुस्तानी कल्चर यही था जो समावेशी था, इंक्लूसिव था, जिसकी मिट्टी में न जाने कितने रंग, कितने रंगों के फूल खिले हैं, कितने फूल से मेरा मतलब कितने सारी सभ्यताएं आकर मिली हैं। तो ये असली हिंदुस्तानियत है और मैं जी यही कालखंडों की कंटिन्यूटी, बियॉन्ड बॉर्डर्स का यूटोपिया, सब कुछ रच के एक हिंदुस्तानी नॉवेल की संरचना करना चाहती थी, जो मैंने की है। हो सकता है कि मैं कुछ पड़ावों पर उतनी मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाई हूँ, पर ठीक है, मैं खुश हूँ। नहीं, एक बहुत शानदार और यादगार नॉवेल लिखा है आपने और निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं। मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि आज की बातचीत के बाद निश्चित रूप से आपके मन में भी जिज्ञासा, कौतूहल पैदा हुआ होगा कि इस उपन्यास को पढ़ा जाए। आखिरकार इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, समझने को, जानने को। तो निश्चित रूप से मैं ये अपनी तरफ से सिफ़ारिश कर रहा हूँ इस उपन्यास को पढ़ने की। ये पैसा वसूल उपन्यास है। पैसा हम लोग खर्च नहीं करते हैं हिंदी के लोग ज़्यादातर, लेकिन ये खर्च करके पढ़िए और आपको बार-बार पढ़ने का मन करेगा। दूसरों को आप कहेंगे कि इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा इस उपन्यास के बारे में और बहुत आपको शुभकामनाएँ। आप इस तरह धन्यवाद, की रचनाएँ और भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।